नमस्कार दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सरकार चलाने के लिए तमाम दल बनाए गए हैं। इन दलों को अपना प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। विभिन्न दलों को प्रचार प्रसार करने एवं अन्य खर्च के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, जो लोगों के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे के रूप में दिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई बैंक एक निर्धारित समय के लिए जारी करता है, जिसे किसी पार्टी को चंदा देने वाले व्यक्ति या कंपनियां खरीदती हैं और किसी एक पार्टी को दे देते हैं। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को उस पार्टी के द्वारा एसबीआई में जमा करके कैश के रूप में धन को प्राप्त किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड से इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। इस जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को प्राप्त धन को सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक का समय दिया था। लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवमानना करते हुए डेटा को सार्वजनिक नहीं किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाई थी। साथ ही एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देने के लिए 6 मार्च तक का समय दिया था। हालांकि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग को देने के लिए 30 जून तक का समय सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी है। एडीआर ने कहा कि एसबीआई की 30 जून तक की मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। आगे कहा कि यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। एसबीआई का आईटी सिस्टम इलेक्टोरल बॉन्ड को आसानी से मैनेज कर सकता है। हर बॉन्ड में एक यूनिक नंबर होता है। इसके जरिए रिपोर्ट तैयार कर इलेक्शन कमीशन को दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताना होगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। चलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। दरअसल 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी ई बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को पेश किया था, जिसे 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने नोटिफाइड किया था। ये एक तरह का बैंक नोट होता है। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाएगा। इसे खरीदने वाला व्यक्ति इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है, बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि इससे लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है और साथ ही इससे देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है। इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि इस योजना पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एडीआर ने इस मामले पर रोक लगाने के लिए आवेदन दिया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को रोक लगा दी। इस मामले पर कांग्रेस ने भी एसबीआई के मोहलत मांगने की याचिका पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने 4 मार्च को केंद्र सरकार को घेरते हुए पोस्ट किया कि 30 जून का मतलब लोकसभा चुनाव के बाद जानकारी दी जाएगी। आखिर एसबीआई यह जानकारी चुनाव से पहले क्यों नहीं दे रहा? आगे कहा कि महालूट के सौदागर को बचाने में एसबीआई क्यों लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।